तो चलिए आज का जो वीडियो होने वाला है उसको शुरू करते हैं। CEAR फुल फॉर्म आपको यहाँ पर है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड इलेक्ट्रिस, और क्या आर छूट गया ना, आर फॉर रेगुलेशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023। तो इसमें इस बुक्स में आपको क्या मिलेंगे, मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा वहाँ पर किस तरह का सेफ्टी लेना है, वही इस बुक्स में पूरा का पूरा मिलेगा आपको। तो इसको पब्लिश किया गया ऑफिशियल गेजेट में और इफेक्टेड डेट है 8 जून 2022। इफेक्टेड डेट का मतलब यही होता है कि जिस दिन से ये लागू होगा। तो कब से लागू होगा, 8 जून 2023, ऑफिशियल गैजेट है ना, पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। अब बात कर रहे थे कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी। तो अप्लाइज टू पर्सन या एंटिटीज, उस पर्सन पे अप्लाई होगा या उस एंटिटीज जिसको कंपनी बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जहां पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है ना। एक पावर स्टेशन होता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनता है, फिर हम लोग को यहाँ ट्रांसमिट होता है, पोल बाय पोल ट्रांसमिट होते हुए हमारे घर तक पहुंचता है। बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, ट्रांसफॉर्मर रहते हैं, पोल्स रहते हैं, बहुत सारे वायर रहते हैं और बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं। तो कहाँ अप्लाई होगा, जहां पर ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। ये CEAR 2023 की बात करिए, जो बुक में जो लिखी बातें हैं ना, वो अप्लाई कहाँ होगा वो सब बोल रहे हैं ना। उम्मीद है क्लियर हो रही है, और नहीं हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर भी यूज हो रहा है। अब आ जाओ माइंस में। माइंस में बिना बिजली का कुछ तो होने वाला है नहीं। तो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहां भी कर रहे हैं वो बुक्स में जो जो भी लिखे हैं सारे सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां से सप्लाई हो रहा है यहाँ वहां भी लागू होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां भी लागू। पावर प्लांट, ये दोनों एक ही चीज थी बट कोई बात नहीं, अलग अलग कर दिया है। अब बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 2। इसमें आपको ना डिफिनेशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डिफिनेशन। इसमें जितने भी डिफिनेशन है सबको एक एक करके मैं समझाऊंगा, उसको अच्छे से समझना है ताकि आपका जो बेसिक नॉलेज है ना क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी CEAR के अंदर में जो भी आएंगे वर्ड वो आपको समझ में आएगा। आगे मैं जब बताऊंगा ना तो बिना ये डिफिनेशन के आप समझ नहीं पाइएगा कि क्या है। तो पहला है एक्ट। इसका सीधा सा मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। एसेसिबल, ये दिक्कत कर रही है, चलिए ठीक है इसको बाद में देखेंगे। एसेसिबल, एसेसिबल का क्या मतलब है, फिजिकल रीच, नॉट यूज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट्स या अदर्स। मतलब इसमें ये बोलना चाह रहा है इस डिफिनेशन में कि आपके पास एक स्विच बोर्ड है ना, कोई भी इक्विपमेंट इससे कनेक्टेड है। मान लेते हैं कि ये जो है ड्रिल मशीन यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस स्विच बोर्ड को ऐसा जगह पर लगाना चाहिए जहां पर आसानी से कोई भी वर्कर वहां पर पहुंच सके। कोई भी वर्कर पहुंच सके मतलब किसी को एथोराइज नहीं रहता है, एथोराइज पर्सन पहुंच सके। तो आपकी हाइट मान लो इतनी है, यहाँ पर आसानी से पहुंच जाइएगा। अब आपकी हाइट इतनी है और पता चला यहाँ पर स्विच लगा दिया है,
तो आपके लिए यहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपके हाथ दे देता हूँ, जैसे हाथ तो यहाँ दे ही दिया था, तो यहाँ तक मान लीजिए पहुँच रहा है। तो एसेसिबल का यही मतलब कि आसानी से यहाँ पर पहुँच जाए उसका हाथ, और इसको ऑन या ऑफ जो भी करना रहेगा मेंटेनेंस वगैरह वगैरह वो कर सके। और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको क्या है, टेबल चेयर कुछ लगाना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल एफर्ट जो कि नहीं लगाना है, उससे क्या कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो इस एसेसिबल यहाँ पर इसका यही मतलब है कि फिजिकली रीच विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट्स या अदर्स, है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है, वैसे वैसे जगह पर पहुंचते हैं हम लोग, उसी को एसेसिबल बोलते हैं, विदाउट यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं एपराटस। एपराटस के बारे में तो सभी को पता ही होगा, लेकिन इसको साफ साफ इसमें जो डिफिनेशन में लिखा हुआ उसमें एपराटस का मतलब कोई इलेक्ट्रिक एपराटस है जिसमें आपके मशीन्स, फिटिंग, एसेसरी, अप्लायंसेस और कंडक्टर सारे कुछ आ जाते हैं, है ना। बेयर्स की बात करते हैं। बेयर्स की मतलब होता है सीधी से सिंपल सी एक वायर, घर में देखे होंगे वायर, तो इसके ऊपर इंसुलेट रहता है, रबर का इंसुलेटर लगा हुआ रहता है जिसको, ताकि हमको करंट ना लगे, या तो अदर फैक्टर्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है कि सेफली यूज किया जा सकते हैं। तो यहाँ बेयर का मतलब ये होता है, ये जो वायर है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से तो इंसुलेटेड है, यहाँ पर इंसुलेटेड नहीं है, तो इसका सीधा सा सिंपल सा मीनिंग निकलता है प्योर नगेट, यानी कि नंगा वायर, नंगा तार लिख रहता है जब हिंदी में लिख रहे, प्योर नगेट, है ना। तो बेयर का मतलब यही है जिसमें इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं लगा है। अब आते हैं बॉन्डिंग कंडक्टर के बारे में। तो बॉन्डिंग कंडक्टर उसको बोलते हैं जहां पर एक मान लीजिए यहाँ पोल है, यहाँ पर पोल है, यहाँ से यहाँ वायर गया, तो एक दोनों के अंदर बॉन्डिंग है तभी तो जाके ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है। और इसमें जो है कि सबसे जो अहम है सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल यहाँ है वहाँ भी वहाँ रहे, ताकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी आगे की ओर जाए। ये सारे डिफिनेशन है, इससे आपको सिर्फ बुक्स को समझने में, आगे जो मटेरियल आपको प्रोवाइड होंगे जो बुक्स में लिखे हुए उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसे इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, एग्जाम में लगभग समझ लो नहीं है, ना ही आएगा, इससे कुछ आने वाला है, लेकिन आगे पढ़ने के लिए तो चाहिए ना। तो बात करते हैं अब केबल। घर में केबल, सभी के घर में केबल यूज होता है। घर में दो वायर वाले केबल यूज कर रहे हैं, जैसे एक न्यूट्रल मान लो, एक फेज वायर है, ये क्या है इंसुलेटेड रहता है, इंसुलेटेड मतलब कवर, उसमें कवर चला रहता है, जनरली रबर का ही कवर है। तो ये दो वायर के साथ एक और कवर है, तो पूरा मिलके ये बन जाता है केबल। इसमें भी इंसुलेटेड रहता है ताकि ये दोनों आपस में टच ना, टच होगा तो पता ही क्या होगा, इतने तो सभी को पते होंगे, तो उसको केबल बोलते हैं। अब बात करते हैं चार्टेड इलेक्ट्रिक सेफ्टी इंजीनियर। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति है जो कि अपॉइंट किया जाता है, एथोराइज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि रेगुलेशन नंबर 6 में लिखा गया है। अब बात करते हैं सर्किट। घर में हम लोग जो यूज करते हैं बिजली, है ना, वो कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। अच्छा बढ़िया से लिख लो।
क्लोज सर्किट। तो इसको समझते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा मैं एग्जांपल नहीं दूंगा इसमें, थोड़ा सा लेकिन समझा देता हूँ। घर का हम लोग का स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा सारा जो इलेक्ट्रिसिटी घर का रहता है क्लोज सर्किट में। कुछ इस तरह का बल्ब जला हुआ है, यहाँ पर हम लोग एक स्विच लगा दिए हैं। यहाँ मान लेते हैं कि छोड़िए कुछ नहीं है, करने दीजिए, एक बल्ब को जलाते हैं या स्विच है। तो जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो ये सर्किट जो है ना ऐसे करके क्लोज कर देता है, ताकि हमारा जो बल्ब जो है जल जाएगा जब स्विच ऑन कर। जब ऑफ करते हैं तो कुछ इस तरह से वो देखने को मिलता है, ये ओपन सर्किट कर देता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो हम घर में यूज कर रहे हैं हम लोग क्लोज सर्किट में यूज करते हैं। जब तक सर्किट क्लोज ना हो जाए तब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी काम करने वाला है नहीं। तो कुछ इस प्रकार से सर्किट को हम लोग समझ सकते हैं। अब सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर जो सर्किट को ब्रेक कर दे रहा है क्लोज, यहाँ हमारा सर्किट जो है कि ब्रेक हो गया। इसका यूज करने मतलब ब्रेक करने के लिए फ्यूज का यूज होता है, एमसीबी का यूज होता है और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। इस तरह से इसको भी हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब आते हैं कंसेंट्रिक केबल। तो इस केबल कुछ नहीं है, एक स्पेशल केबल होता है। ठीक है, एक स्पेशल केबल होता है जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, माइंस में, मशीन में यूज होता है, इंटरनेट के लिए भी। जो हमारे घर तक इंटरनेट पहुंच पाता है ना, ब्रॉडबैंड जिसको बोलते हैं, जो सब वाईफाई लगा के रखा हुआ है, तो उसमें जो यूज होने वाला जो केबल है ना उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक केबल। तो इसमें होता है क्या है, एक इनर कंडक्टर होता है जो कि विच इज इंसुलेटर। एक इस तरह का मान के चलते हैं, इतना मोटा हमारे पास केबल, इसके बीच में जो है ना इसमें कंडक्टर है, बहुत सारे कंडक्टर है। इसको एक फोटो दिखा देते हैं पर, हाँ हाँ चलिए फोटो मिल गया, इसी से समझते राइट। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको इंसुलेट कर दिया गया ताकि इससे अलग हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने सारे हैं, इसको गिनेंगे तो 20 के आसपास होंगे, जितने भी होंगे गिन लीजिएगा। और इसको भी इंसुलेट किया गया इसके थ्रू। तो ये सब सारे केबल जो होते हैं ना ये है स्पेशल केबल। स्पेशल केबल यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड ऑल machines which is used in mines for purpose of drilling, blasting and other etc etc। तो एक फोटो भी हम लोग देख लिए, एक यहाँ पर भी है, इसको भी वही बोलते हैं कंसेंट्रिक केबल ही है। इसमें के यहाँ देखिए कंडक्टर है, फिर इंसुलेटर है, कंडक्टर इंसुलेटर, फिर यहाँ पर कुछ वायर्स है, और सर्किट ब्रेकर एक एमसीबी है जो घर में हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या है, इधर से 2 वायर लगाते हैं और इधर का 2 वायर, यही वायर इधर से भी 2 वायर लगता है, और ये जो स्विच है ऑन ऑफ, इसको ऑन कीजिएगा तो दोनों को क्लोज कर देता है, यानी कि मीट करा देता है ताकि करंट आगे बढ़े। ऑफ कीजिएगा तो ये जो है सर्किट को ब्रेक कर देता है और बिजली हमारी बंद हो जाती है। तो इसलिए ये यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको हाई वोल्टेज करंट पास हो रहा है तो उस समय क्या होगा, एमसीबी सभी बोलते गिर गया है, गिर जाता है, यानी कि वही मतलब है, सर्किट को आगे फ्लो करने का परमिशन नहीं देता और ऑफ हो जाता है ना। तो ये हमें बचाता है आगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जाने से, ताकि हमारे जो इक्विपमेंट यूज हो रहे जैसे कि मोबाइल को चार्ज कर रहे, टीवी चल रही है, एसी चल रही, वो सब डायरेक्ट इफेक्ट ना होकर एमसीबी उसको रोक लेती है ना। तो ये सब हमारे जो टीवी इक्विपमेंट वगैरह वगैरह सारे बच जाते हैं। इस तरह से एमसीबी हम लोग को लगाना चाहिए घर में, एमसीबी लगाना बहुत जरूरी है। और इसके साथ एक अर्थिंग भी अगर लगा हुआ है तो वाह क्या बात है, फुल सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी से आपको पूरा का पूरा सेफ्टी मिल जाए, आपको करंट भी नहीं लगेगी और बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर्स है जो कि फायदेमंद होती है। अच्छा, केबल भी तो है यहाँ पर देखो। ये देखो केबल है, एक कंडक्टर है, एक दो तीन चार कंडक्टर है, इसमें चारों अलग अलग इंसुलेटेड है। अब बहुत कुछ सोच रहे हैं कि चार क्यों है, सब तीन तीन ही काफी है, क्योंकि एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है और एक अर्थिंग के लिए। तो यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि तीन ही चार क्यों है, पांच भी हो सकते हैं, छह भी, क्योंकि अदर अदर तरह के मशीन्स यूज होती है, उसमें कितने वायर की जरूरत पड़ती है, को पायलट के लिए हो सकता है और बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं उसके लिए भी हो सकती है ना, मशीन को कंट्रोल करने के लिए। तो तीन जो है भूल जाइए, तीन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कंसेंट्रिक केबल हो गया, उसका कंडक्टर, कंडक्टर तो हो ही गया, अब इसमें क्या ही बताऊं। कंड्यूट, इसका भी एक पिक्चर होगा, हाँ। तो कंड्यूट किसको बोलते हैं, पिक्चर से ही समझते हैं, ज्यादा समझ आए। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये पाइप, हाँ लिख रहा है, ये जो पाइप है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंड्यूट। ये मेटल का भी हो सकता है, रबर का भी हो सकता है, कोई अदर मटेरियल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का है, यहाँ दिख रहा है, ये मेटल का दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं घर में, घर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अंडरग्राउंड वायरिंग में हम लोग क्या लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, उसके अंदर से वायर कुछ ले जाते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन दे रहा है हमारे एटमॉस्फेयर से, ताकि उसका नमी या कोई और इफेक्ट इसको इफेक्ट ना करे, इसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट करने को हम लोग बोलते हैं कंडीडुइट, यानी कि ये जो आपको पाइप दे रहा है यही है कंडीडुइट। कंडीडुइट क्या बोल सकते हैं, कंडुइट, हाँ कंडुइट ही बोलेंगे। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट किया जाता है हमारे केबल को बचाने के लिए, उसको बोलते हैं कंडुइट। डिफिनेशन में आपको काफी कुछ मिल जाएगा, मीन्स रिगिड या फ्लेक्सिबल मेटालिक ट्यूबिंग, वही जो बोले मेटल या ट्यूब का फ्लेक्सिबल या रिजिड, स्ट्रॉन्ग एंड फायर से बचाने के लिए केबल को केबल में भी ड्रोन इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग मैकेनिकल प्रोटेक्शन, वही मैकेनिकल प्रोटेक्शन में आपको आ जाएगा। अगर जूलॉजी पढ़े होंगे तो वेदरिंग अच्छा समझ में आएगा, है ना। अब बात आता है कनेक्टेड लोड। सभी के घर में बिजली है, हो सकता है बहुतों के घर में मीटर नहीं लगा हुआ, तो इसको मीटर मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर टीवी चला रहे हैं, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, बल्ब जल रहे हैं। तो ये सारे जो है इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ वाट का बिजली आपको खपत हो रहा है। तो यहाँ पर जो मीटर में जो भी रीडिंग आएगा वो कनेक्टेड लोड होगा, क्योंकि सभी का आएगा, किसी एक पार्टिकुलर का तो आएगा नहीं, क्योंकि कनेक्टेड है। तो इसी को बोलते हैं कनेक्टेड लोड। और इसको सिंपल सी भाषा बोल सकते हैं कि अदर एक यूनिट बिजली जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है, आउट पर आवर। आवर समझ लिख नहीं रहा, वहां देख लेते हैं, लिख रहा है आवर लिख रहा है। तो कुछ ये डाटा, इस डाटा से हम लोग का घर का बिजली का बिल आता है। कॉन्टेक्ट पोटेंशियल्स means electric potential difference across the junction of two different objects, the absence of electric current। तो इसका जो संपर्क विभव करके हिंदी आता है, संपर्क विभव। चलिए संपर्क विभव को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिखते हैं, जब दो धातु, एक एक मान लो, एक ए मान,
जो धातु जो होता है एक दूसरे के संपर्क में आता है, मान लो एक दूसरे से संपर्क में आया, तो इसमें जो है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के कारण जो वोल्टेज हमारा विकसित होता है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट आने के बाद एक इंटरनल लिखते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होता है। इसके कारण जो है कि क्या है, हमारा जो है कि वोल्टेज बनता है यानी कि विकसित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। इसको लगता है कि अच्छे से नहीं हो पाया, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। जब जो धातु आपस में संपर्क में आता है तो एक प्रॉपर्टी क्रिएट होता है, सीधे से सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी के कारण क्या है, एक वोल्टेज डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। अब हो गया वो क्लियर आई थिंक। अब कवर विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, इसमें क्या है, कवर विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल आपका नगद वायर है, उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर देते हैं, वही है। अब बात करते हैं कट आउट। कट आउट का सिंपल सा मीनिंग यहाँ यही बोला गया है कि बिजली जो आपकी बह रही है, घर की बिजली जो आप यूज कर पा रहे हैं, उसको हिंदी में बह रही है समझ लो, बिजली बहती है यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपका बिजली बह रहा है और अचानक से ब्रेक हो जा रहा है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट हो गया। या हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई हो रहा था तो एमसीबी क्या हो गया, गिर गया, एमसीबी गिर गया यानी कि ऑफ हो गया। तो इसका सिंपल से यही भाषा है कि कट आउट का मतलब बिजली आपका गुल। ठीक है। डेंजर मीन्स रिस्क टू हेल्थ या लाइफ। डेंजर का सिंपल सा मतलब है कि आपके हेल्थ या लाइफ में अगर रिस्क क्रिएट हो रहा है किसी इक्वाइपमेंट के कारण तो उसको बोलते हैं डेंजर है भाई। तो डेंजर है तो भाई तो पता किसे चलेगा आदमी लोग को, तो वहां पर एक साइन बोर्ड रहता है, दो खोपड़ी में रहता है, ऐसे करके क्रॉस साइन रहता है, काफी डेंजर दिखता है, तो उसको डेंजर का साइन बोलते हैं। तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ लगना चाहिए, अटेंड अपॉन द जनरेशन ट्रांसमिशन जहाँ हो रहा, कन्वर्सन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी हो रहा है, ये साइन बोर्ड यूज होगा। जहाँ पे लोगों का हेल्थ और लाइफ का खतरा हो वहां पर डेंजर साइन बोर्ड लगा होना चाहिए। अब बात करते हैं डेड। डेड का सिंपल सी भाषा है कि यहाँ पे मरना, लेकिन यहाँ मरना नहीं है किसी को। डेड का मतलब हो गया कि वैसे वायर जिसमें करंट नहीं बह रही है, करंट नॉट फ्लो, वैसे वायर को हम लोग डेड वायर बोलते हैं। और एक होता है लाइव जिसमें करंट बह रही है, करंट फ्लो। ठीक है। डेजिग्नेटेड पर्सन, इसमें क्या ही बताऊं मैं, डेजिग्नेशन पर्सन क्यों, सभी को पता है कि कोई भी पर्सन को डेजिग्नेट किया जाता है किसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो इसको आप लोग खुद से देखिएगा। अब बात करते हैं अर्थिंग। आपको यूट्यूब में एक अच्छा वीडियो मिल सकता है अर्थिंग कैसे बनता है, ऐसे सिंपल से बता देते हैं। तो
हमारे घर में टोटल 3 केबल होने चाहिए, जो कि ना होकर हम लोग 2 ही यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत गलत प्रैक्टिस है। हाँ, तो ये गलत प्रैक्टिस है, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। तो बेसिकली 3 वायर यूज होने चाहिए। पहला तो न्यूट्रल, दूसरा दूसरा फेज, और तीसरा जो है अर्थिंग के लिए यूज होना चाहिए, ताकि हमारे जो इक्विपमेंट है अगर खतरे में आए तो उसको अर्थिंग बता दे। अर्थिंग करता है क्या? अर्थिंग अर्थिंग बेसिकली जो क्या करता है, ओवरफ्लो बोल सकते हैं, ओवरफ्लो करंट। आने के ओवरफ्लो का मतलब हो जाए कि जितना हमको करंट चाहिए था उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज उसमें सप्लाई हो रही है, तो वो अर्थिंग अपने ओर लेकर उसको क्या करेगा, धरती के अंदर यानी सरफेस के अंदर उसको ले जाता है और उसको डिजोल्व छोड़ देता है, बोल दीजिए कि उसको छोड़ देता है। तो अर्थिंग का बेसिकली यहाँ पर डिफिनेशन यही बनता है। अगला देखते हैं अर्थिंग अरेंजमेंट या अर्थिंग सिस्टम। तो वही मतलब है कि अर्थिंग को अरेंज कैसे करना है, बनाना कैसे है, सिस्टम उसका क्या है, वही इसमें बताएगा। इसके लिए आपको एक वीडियो देखना चाहिए जो कि यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को बेटर समझ में आएंगे अर्थिंग कैसे बनता है। ऐसे भी एक अलग से वीडियो में बनाने का सोचा हूँ अर्थिंग के बारे में, आप घर का अर्थिंग कैसे तैयार कर सकते हैं। मैं एक उसको बना लूंगा, उसको लिख लेता हूँ पहले तो भूल जाऊँ। चलिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप लोग को अब काफ़ी देखने को मिल रहा है, जैसे कि टोटो। यहाँ टोटो से काम नहीं चलेगा, ये माइंस के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है आपका, जो प्रॉपरली या पार्शियली या वोल्ली इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर रहा है, वो सारे व्हीकल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल करें। पार्शियली की क्या मतलब है कि जैसे बैटरी वाला कुछ इक्विपमेंट है, वो भी आपका इलेक्ट्रिकल में ही आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आ जाएगा। वो सारे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही कहेंगे। उसको चार्ज करके इसको चलाते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक, और कुछ जो है कि डायरेक्ट चलती है इलेक्ट्रिकल से, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सोवेल, कंटिन्यूअस माइनर्स में भी इलेक्ट्रिकल का है, यानी बहुत सारे इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल से चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। एक होता है सेल्फ जनरेटिंग। सेल्फ जनरेटिंग का मतलब होता है कि खुद से बिजली बना रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है। ये आपको हाइवल माइनर में देखने को मिल जाएगा। हाइवल माइनर में, और और भी सारे जो है, एलएसडी है, सोवेल तो बता ही दिए हैं, बकेट विल एक्सकावेटर, और भी बहुत से बड़े बड़े मशीनरी है जो माइनिंग में हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी केबी में यूज होता है। मैं बताऊंगा उसका, एक सोवेल को चलने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, एक बकेट विल एक्सकावेटर कितना बिजली खपत करता है, वो सारे धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। अभी तो फिलहाल डिफिनेशन को ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं
इनक्लोज सब स्टेशन। ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सा सब स्टेशन है जो कि आपको बनाना ही पड़ता है माइंस में। नहीं तो फिर पता चला कि यहाँ हमारा माइंस है, यहाँ से हम लोग बिजली ले रहे, मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर है, तो वहाँ जाके सारा कुछ अरेंज करेंगे क्या? यहाँ से बंद करना रहेगा, कुछ और करना रहेगा, तो क्या यहाँ जाके करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये जो यहाँ से कनेक्टेड होते 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 हमारे माइंस तक आता है, और एक सब स्टेशन मान लेते हैं यहाँ बना देते हैं। तो ये सब स्टेशन इनक्लोज्ड होना चाहिए, जो कि डिफिनेशन के अनुसार इनक्लोज सब स्टेशन होना चाहिए कि ऐसा सब स्टेशन बनाइए कि जो कि उस स्टेशन में काफ़ी स्पेस हो, एक पर्सन यहाँ पर जा सके और कोई भी समस्या है तो वहाँ पर उसको ठीक कर सके, ऑन ऑफ कर सके, रिपेयर कर सके। और ये जो है चारों तरफ से इनक्लोज होना चाहिए, चाहे फेंस लगाइए या दीवार लगाइए, जो लगाना है लगाइए। तो इसी को बोलते हैं इनक्लोज सब स्टेशन। और यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कि आ जाती है वोल्ट के बारे में, जो कि 650 किधर किधर गया, 650 650 वोल्ट या मोर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी कि आपको इक्विपमेंट को चलाने के लिए कुछ वोल्ट चाहिए ना, तो 650 वोल्ट या उससे ज़्यादा यहाँ से हम लोग उस सब स्टेशन से ट्रांसफर कर सके, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके वहाँ पर बनाना पड़ता है। और कुछ लिखा है? हाँ, 650 स्विच गियर तो इसमें विदाउट एनी अदर कंट्रोल। हाँ, यही सब लिखा हुआ है। अब है इनक्लोज स्विचिंग स्टेशन। एक है इनक्लोज सब स्टेशन, एक स्विचिंग स्टेशन है। तो ये लगभग में दोनों का दोनों डाटा मैच करता है, ये फेंसिंग वगैरह वगैरह जो भी है इसमें भी होना चाहिए, और इसमें भी ये होना चाहिए 650 वोल्ट या उससे ज़्यादा की ट्रांसफ़र किया जा सके। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है जो कि बता देते हैं। इसमें जो ट्रांसफॉर्मिंग का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना या फिर कन्वर्ट करना, ये सबको नहीं डाला जाता है। इसमें नहीं डाला जाता है, ठीक है। इसमें इसमें रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा लेकिन वर्ड आ जाता है। अगर ये सब ट्रांसफॉर्मिंग और कन्वर्टिंग करना है, मान के चलिए जरूरी हो गया है, तो उस समय जो है कि हम लोग स्विच गियर को इंस्टॉल कर सकते हैं। स्विच गियर को इंस्टॉल करके हम लोग सारे काम कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है ना यहाँ पर, फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर, फ्लेम प्रूफ एपराटस, और भी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड है फ्लेम प्रूफ करके, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि इनमें से कौन फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर है, फ्लेम प्रूफ एपराटस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा, है ना। तो ये है फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर। इसका यहाँ पर डिफिनेशन का मीनिंग यही है कि एक इंक्लोजर है। अब इंक्लोजर क्या है? एक ऐसा सेटअप है जो कि अपने आप में ही इंक्लोज है, जो बाहरी दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कुछ भी होता है तो इसी के अंदर ही सिमटा जाएगा, एक दूसरे को देख लिया जाएगा, मैटर बाहर नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। इनक्लोज का मतलब मैटर बाहर नहीं जाना चाहिए, घर का मैटर घर में ही रहेगा। तो इसमें एक छोटा सा डब्बा यूज किया जाता है, उसी के अंदर ऐसे अरेंजमेंट किया जाता है ताकि वो की फ्लेम प्रूफ है। फ्लेम प्रूफ है, बाहर में कोई भी लफड़ा क्रिएट ना करे, अंदर ही अंदर अपना लिपटा ले। तो वैसे अरेंजमेंट को फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर बोला जाता है।
अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल है क्या जो आसानी से मुड़ जाए, जैसे कि आप यूज किए होंगे अंडरग्राउंड माइंस में केप लैंप। तो उसमें वायर एक रहता है, बैटरी से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग कमर में बांधते हैं और ये वायर से करके इसके सर की टोपी में ऐसे करके यहाँ पर रहता है। तो ये केबल जो फ्लेक्सिबल है, जो कि मुड़ जाता है आसानी से, वैसे केबल को फ्लेक्सिबल केबल बोलते हैं। और इसको फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए तो डाया के हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, और इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा यूज करे उसके हिसाब से आपका फ्लेक्सिबिलिटी तय होता है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी होगा। अब बात करते हैं गार्डेड। इसका गार्ड मतलब कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बोल सकते हैं या प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो प्रोटेक्शन देते लोगों को, सिंपल भाषा में इसके गार्ड का मतलब यही है। तो माइंस में क्या होगा? मीन्स कवर्ड, शील्डेड, फेंसेड या अदरवाइज प्रोटेक्टेड बाय मीन्स या सुटेबल केसिंग बैरियर्स। कोई ऐसा चीज है जिससे हमें खतरा है, वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं? फेंसिंग कर देते हैं, जैसे कि वायर को कवर करके रखते हैं, इंसुलेट करके रखते हैं। तो ये सब भी है जो गार्ड है ना। हैंड हेल्ड portable apparatus means an apparatus designed to be capable of being held in the hand and move while connected to supply। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जिसको हम लोग चालू करके रखते हैं, इसमें यानी करंट पास होता है उसमें, और उसको जो है हम लोग को मूविंग कंडीशन में लेके चलते हैं। यानी कि सिंपल से भाषा में हम लोग बात करें तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम लोग हाथ में लेकर मूव कर सकते हैं। हाथ में लेकर मूव कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपराटस। एग्जाम्पल में देखिए, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। जब हम लोग ड्रिल मशीन का यूज करते हैं तो क्या होता है? हाथ से ही करते हैं, जो कि आपका जैक हैमर है, उसमें क्या कंटिन्यूअस करंट पास करनी पड़ती है, उसको चलाने के लिए कुछ वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ती है, और इसको क्या है, हम लोग हाथ से चला रहे। एक बढ़िया एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन, जैक हैमर। हाँ, जैक हैमर। ये ज्यादातर अंडरग्राउंड माइंस में देखने को मिल ही जाएगा, सस्ता सुविधा है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट मीन्स डायरेक्ट करंट वोल्टेज 100 किलोवाट एंड अबव यूज टू ट्रांसमिशन। जहां पर हम लोग एक 100 किलो वोल्ट या उससे ज्यादा पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, वैसे वोल्टेज को हम लोग हाई वोल्टेज बोलेंगे, हाई voltage direct current। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मीन्स एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट 1952। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन यही कोई भी रिक्वायरमेंट को आप चलने योग्य बना रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, वही इंस्टॉलेशन मैनेजर। इसमें क्या ही है, दी हैज द सेम मीनिंग ऑफ डिफाइन इन द ऑयल माइंस रेगुलेशन। देख लीजिएगा। इंट्रिंसिकली सेफ apparatus। इंट्रिंसिकली का मतलब होता है खुद में, खुद में सेफ, यानी कि ऐसे वैसे इंस्ट्रूमेंट जो खुद में सेफ हो। अगर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में कुछ भी होता है तो बाहर में उसका इफेक्ट नहीं होता, या अगर थोड़ा सा भी अगर इधर कुछ स्पार्क का जो कैपेबल नहीं रहता है, बाहरी क्षेत्र को कैपेबल नहीं रहता बाहरी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने में।
एक सिंपल सा इसका एग्जांपल कि हमारे माइंस में जो कि खतरा ज़्यादातर मीथेन से ही रहता है, जिसको फायर डैम बोलते हैं, CH4। तो हमारे माइंस के अंदर बिजली बहती है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं जो कि इंट्रिजिकली सेफ होने चाहिए अकॉर्डिंग टू CMR 2017। मैं आपको अच्छे से मैं बताऊंगा, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, छोटा छोटा सा है इंट्रिजिकली सेफ, है ना। तो माइंस में CH4 है, यहाँ पर हम लोग एक बिजली का उपकरण यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिजली में हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ और हो गया। तो ये जो इंट्रिजिकली सेफ जो एपरेटस बनता है, इसमें इतना कैपेसिटी रहता है कि बाहर में कोई भी इफेक्ट ना कर सके, कुछ भी हो उसमें। और अगर बाहर इसका स्पार्क या कुछ अदर सोर्सेस जाता है तो इतना कम होता है कि मीथेन को ब्लास्ट करने में कैपेबल नहीं होता है, जिसको इग्निशन इग्निशन बोल सकते हैं। मीथेन को इग्नाइट नहीं कर सकता है। तो वो सारे जो है कि इंस्ट्रूमेंट इंट्रिजिकली सेफ एपरेटस में आते हैं। अब लाइटनिंग अरेस्टर की बात करें तो ये ये आपको बड़े बड़े बिल्डिंग में देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से त्रिशूल टाइप का दिखने को मिलता है। आपके कॉलेज का छत अगर चढ़े होंगे तो आपको दिखेगा। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या है कि जब हमारी बिजली इसमें डायरेक्ट गिरती है, ऐसे तो बरसात के दिन में ही बिजली कड़कती है, इसमें अगर बिल्डिंग में डालती है तो ये इधर क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और डायरेक्ट जो है बिल्डिंग ना गिर के यहाँ पर गिरेगी। और ये जो है अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया जाता है, इसको अर्थिंग से अरेंज कर दिया था ताकि सारा बिजली डायरेक्ट जो है अर्थ के सरफेस में चला जाए अंदर में, और हमारा बिल्डिंग को कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उसी को बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइट को अरेस्ट करने वाले को लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं। लिंक्ड स्विच, एक स्विच मान लीजिए है यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई दो बोर्ड यूज कर रहे हैं, मान लीजिए घर का ही चार्जर बोर्ड यहाँ प्लग रहता है ना, यहाँ पर आप एक चार्जर लगाए हुए हैं, चार्जर को हटाइए, कुछ अच्छा सब बताते हैं लिंक्ड डिवाइस। चलिए, ये रहा मेरा स्विच, ये रहा दो बोर्ड जिसमें हम टीवी का कोड डाल दिए, और एक जो है आपके घर में डिश आया हुआ है उसका कोड डाल दिए हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक ही स्विच से दोनों हमारा काम हो जाए, तो इसको इस स्विच से लिंक कर देंगे ताकि एक ही स्विच है, एक बार इसमें ऑन करेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक, बंद करेंगे दोनों ऑटोमेटिक जो है कि बंद हो जाए। तो इसी को बोलते हैं लिंक्ड स्विच। इसको लिंक कर दिया गया दोनों से। न्यूट्रल कंडक्टर जो भी तो बता ही रहते हैं, न्यूट्रल, फेज, अर्थिंग, न्यूट्रल कंडक्टर। ओपन स्पार्किंग, ओपन स्पार्किंग का मतलब है कि अगर कोई भी तार में स्पार्क होता है वो बाहर की ओर जाता है। इससे क्या हो सकता है, अगर माइंस में ओपन स्पार्किंग हुआ तो एक्सप्लोजन, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। माइंस में एक्सप्लोजन होने का मतलब होता है जाइए आपका बुलावा आ चुका है, मिल लीजिए, है ना। तो वैसे स्पार्किंग जो कि बाहर होता है या कोई भी इक्वायरमेंट में हुआ बाहर चला गया तो उसको बोलते हैं ओपन स्पार्किंग। इसीलिए हम लोग इनक्लोज, इंट्रिजिकली सेफ, ये सारे एपरेटस यूज करते हैं माइंस में, यही सबसे बचने के लिए ओपन स्पार्किंग से। पोर्टेबल एपरेटस, means an apparatus which is so designated as to be capable of being moved while in operation। वैसे apparatus जिसको हम लोग मूव के दौरान capable of being moved while, हाँ ऑपरेशन के दौरान जो है कि मूव किया जा सके, वैसे apparatus को पोर्टेबल apparatus बोलते हैं। जैसे कि गेट इन बॉक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है अंडरग्राउंड में, ओपन कास्ट में करंट को सप्लाई करने के, यहीं से सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर गेट इन बॉक्स है, तो यहाँ पर आपका ड्रिलिंग मशीन चल रहा है और सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो गेट इन बॉक्स से ही सारे
करंट पास होता है और इसके बाद यहाँ सप्लाई होता है। गेट इन बॉक्स में इतना कैपेसिटी होता है कि वोल्टेज को बढ़ाया घटाया और बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। तो इसको एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग मूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मान लीजिए हमारा ड्रिलिंग मशीन चल रहा है, अब देखिए इसका केबल इतना ही बड़ा है, ये यहाँ पर है, इसका केबल थोड़ा लंबा रखा जाता है ऐसे गुच्छा में बांध, इसको थोड़ा आगे ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, यहाँ पर चल रहा है हमारा ड्रिलिंग मशीन, काम हो रहा है, इजिली काम हो रहा है। तो इससे वैसे अपराटस जिसको ऑपरेशन के दौरान अगर मूव कर सकते हैं तो वो पोर्टेबल हो जाता है। वो पोर्टेबल हैंड लैम्प मीन्स ए पोर्टेबल लाइट फिटिंग प्रोवाइडेड विद सुटेबल हैंडल गार्ड एंड फ्लेक्सिबल कोड कनेक्टिंग कनेक्टेड टू ए प्लग। बस उसी तरह का भी ये है, पोर्टेबल हैंड लैम्प में इसमें आ जाएगा और कुछ नहीं है। प्रोटेक्टिव कंडक्टर मीन्स ए कंडक्टर यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक एंड वही ये इसका बात हो रहा है, इंसुलेटर का बात हो रहा है इसमें। मीन्स ए कंडक्टर यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक इंटेंडेड ऑफ कनेक्टिंग टुगेदर विच में इंक्लूड एक्सपोज्ड कंडक्टिव पार्ट्स एक्सटर्नल कंडक्टिव पार्ट्स। तो प्रोटेक्टिव कंडक्टर यही है, कंडक्टर को प्रोटेक्ट करना यानी कि इंसुलेटर। स्पेन ये थोड़ा कुछ अच्छा है, मान लीजिए एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, यहाँ से वायर कनेक्टेड है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना एक पोल से दूसरे पोल को, इसी को बोलते हैं स्पेन। स्ट्रीट बॉक्स मीन्स एन इनक्लोज स्ट्रक्चर आइदर अबव या बिलो ग्राउंड, यानी कि एक इनक्लोज्ड बॉक्स है जो कि ओपन कास्ट में है या तो फिर अंडरग्राउंड में है। कंटेनिंग apparatus फॉर ट्रांसमिटिंग स्विचिंग कंट्रोलिंग या अदरवाइज रेगुलेटिंग, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है या कुछ अदर कर रहा है। इस बॉक्स के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उसी से हो रहा है। तो वैसे बॉक्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट बॉक्स। सप्लायर मीन्स यानी जनरेटिंग कंपनी एलाइस। सप्लायर वही है जो माइंस में कुछ मशीनरी सप्लाई कर, एक्सप्लोसिव सप्लाई कर, यानी माइंस को चलाने में हेल्प करने में जो भी इक्विपमेंट यूज होता है उसको सप्लायर ही सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं सप्लायर। आप भी सप्लायर बन सकते हैं, कोई बन सकता है सप्लायर। सप्लाई लीड एक डिवाइस है, इसको बोल सकते हैं मीन्स ए पीस रिक्वायरमेंट यूज टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड आइदर ए सॉकेट आउटर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, घर का ही एग्जांपल लेते हैं। ये आपका बोर्ड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका फोन है, फोन है, तो ये बोर्ड और यहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड जो करवाता है उसको बोलते हैं सप्लाई लीड। तो फोन को चार्ज करना है तो इसको सप्लाई लीड कौन बनेगा, चार्जर बनेगा। चार्जर जो है सप्लाई लीड का। इसी तरह मशीन्स को भी चलाने के लिए गेट इन बॉक्स से कनेक्शन लिया जाता है और इसके बीच में केबल रहता है और यहाँ मान के चलते हैं ड्रिल मशीन है, तो यहाँ पर जो वायर जो हो जाएगा सप्लाई लीड हो जाएगा। स्विच स्विच बस वही है, बटन है, समझ लो, ऑन ऑफ करने वाला। मीन्स ए मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइस टू ओपनिंग या क्लोजिंग फॉर द चेंजिंग द कनेक्शन ऑफ द सर्किट। वही जो है सर्किट को क्लोज करता है और ओपन करता है, उसको बोलते हैं स्विच। स्विच बोर्ड मीन्स एन असेंबली इंक्लूडिंग द स्विच गियर फॉर द कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल सर्किट। बोर्ड में आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं स्विच बोर्ड। अब स्विच गियर है, सेल डिनोट स्विचेस, सर्किट ब्रेकर, कटआउट्स एंड अदर apparatus यूज्ड फॉर द ऑपरेशन रेगुलेशन का। ये तो सारे हम लोग देख लिए हैं, आपको जो भी दिख रहे हैं स्विचेस, सर्किट ब्रेकर, कटआउट्स, अदर यूज्ड फॉर ऑपरेशन रेगुलेशन कंट्रोल द सर्किट। ट्रांसपोर्टेबल apparatus means an apparatus which is operated in a fixed position but which is so signature as capable of being moved radially from one place to another।
भाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर वो मूव होता है तो ट्रांसपोर्टेबल एपराटस कहलाता है। सीधा सा सिंपल सा परिभाषा। वाट पावर का यूनिट होता है इसे बेसिकली ये मेगावाट। वाट में अगर मान लेते हैं 1000 वाट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोवाट। लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखते हैं मेगावाट लिखा हुआ mg, यही लिखते हैं मेगावाट। अच्छा यहाँ लिखा हुआ मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट, और 1 गीगावाट बराबर होता है 10⁹ वाट। ये कन्वर्जेशन है सिंपली लिखने के लिए। अब हम यहाँ पर थोड़े छः वर्ड 6 लिखेंगे। सिंपल से यहाँ लिख देंगे ना 1 मेगावाट, और यहाँ 10⁹ है तो क्या 9 बार हम लिखें, इसको ना लिख के डायरेक्ट हम लोग लिख देते 10⁹। ये हो जाता है मेगावाट। तो स्लाइड का एंड हो चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा ये टॉपिक, कैसा समझ में आया, या मुझे कुछ और अच्छे तरीके से समझाना चाहिए।